हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। चलिए, संचयन की बारी आती है ना। हम संचयन अपनी पूरक पुस्तिका को कई बार भूल जाते हैं। अब इसमें 2-3 पार्ट तो हैं, तो बिल्कुल 2-3 पार्ट हैं और आज एक पार्ट का हम सीधा लेते हैं वन शॉट। ठीक है, तो ये है हमारा जो पार्ट है, बड़ा प्यारा सा नाम है उसका, गिल्लू। चैप्टर 1 है ये संचयन का और पार्ट का नाम है गिल्लू। गिल्लू नाम है। अगर ये गिल्लू लेकिन है कौन, किसके लिए बोला गया भाई? देखो, ये तो पाठ पढ़ के ही पता चलेगा। इतना प्यारा सा क्यूट सा नाम जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर लेखिका ही नहीं दिया है और शायद ये महादेवी वर्मा ही जी का है। तो देखिए, सोन जूही में आज एक पीली कली है। सोन जूही नाम का एक पौधा है जिसमें पीली कली आ चुकी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो गया जो इस लता की सघन हरितिमा में, मतलब ये लता के पास जो ये फूल लगे हुए हैं, इनकी हरित सघन मतलब गहरी घनी हरियाली में छिपकर बैठता था। उसकी बात हो रही गिल्लू की। फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता, लेखिका कह रही है। तब मुझे कली की खोज रहती थी, मतलब मैं कली को देखती थी कि कली किधर है, नई कली कोई खिली है क्या। पर आज उस लघु प्राण मतलब उस छोटे से जीव की खोज है। पहले वो मेरे कंधे पर उछलता था और मैं कली को ढूंढती थी। आज कलियां हैं लेकिन वो छोटा सा जीव नहीं है जिसको मैं ढूंढती हूँ। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। वो कह रही हैं कि उनका गिल्लू जब मरा तो उन्होंने सोन जूही के पौधे के नीचे ही उसको दफन कर दिया। उनने इस उम्मीद से किया था कि ये मेरे से दूर नहीं होगा। जब ये गल जाएगा अंदर तो सोन जूही का ही कोई फूल, कोई कली निकलकर मेरे सामने आएगा। तो हो सकता है, लेखिका कह रही हैं, कि वो इसमें पूरे तरीके से मिल गया है, विलीन हो गया है और ये सोन जूही की कलियों में से कोई एक कली में गिल्लू ही हो, ऐसी उनकी कल्पना है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअल एक क्षेत्रीय भाषा का शब्द है, पकड़म पकड़ाई जैसे कहते हैं आप, जैसा खेल खेल रहे थे ये दोनों के दोनों। कौन? दो कौवे। यह काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है। काक भुसुंडी जो पक्षी की बात, विचित्र पक्षी है। एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित, मतलब कहीं तो सम्मान पाता है ये कौवा, कहीं तो कौवा इसी की बात की काक भुसुंडी। ये तो कई जगह सम्मान पाता है तो कई जगह अपमान पाता है। कौवा यदि सर पर बैठ जाए तो लोग कहते रहे नहा लो बहुत खराब होने वाला है। ठीक। कौवा यदि घर की मुडेर पर गाए तो कोई आने वाला है। कौवा किसी को चोंच मार जाए तो भी वो अपशकुन माना जाता है, अपशकुन माना जाता है। कौवा पितृपक्ष में कौवे को बुला बुलाकर भोजन कराया जाता है। तो कहीं तो कौवा अपमान का पात्र होता है, तो कहीं तो कौवे को बुला बुलाकर भोजन कराकर सम्मान दिया जाता है। तो ये भी वो लेके कहीं बड़ा ही अनोखा पक्षी है, कभी अपमान पाता है तो कभी सम्मान पाता है। हमारे बेचारे पुरखे मतलब हमारे पूर्वज ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मोर, ना हंस, केवल पितर पक्ष में ये कौवे के रूप में आते हैं। ऐसा मान्यता है ये कि पितर पक्ष में कौओं को भोजन कराया जाए। पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए कौवे ही बनकर अवतीर्ण होते हैं हमारे पूर्वज, और कुछ नहीं बन सकती। कहीं मोर कहीं हंस बन जाएं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ, हमारे दूर रहने वाले प्रियजनों को भी अपने आने का मधु समझने ने कहा ना, यदि घर की मुडेर पर कौवा बोले तो पहले कहा करते थे कोई मेहमान आने वाला है। तो उसी की बात की गई है कि पितर पक्ष में कौवे को आओ आओ करके बुला के भोजन कराते, उसको सम्मान देते हैं। घर की मुडेर पर कौवा बैठ जाए तो कहते वाह कोई मेहमान आने वाला है। लेकिन सर पर बैठ जाए तो अपशकुन हो जाता है, चोंच मार जाए अपशकुन हो जाता है, कोई बुरी खबर फैलानी पड़ जाती है ना। तो देना पड़े। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अपमानना, बार बार काव 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 सुनाई दे तो वो खराब माना जाता है। तो कहीं ये अपमान तो कहीं ये सम्मान पाता है। मेरे काक पुराण के विवेचन में, मतलब कौवे के बारे में ये सारी बातें कहने में अचानक बाधा पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि मतलब ये गमला रखा है और दीवार जहां पर ज्वाइंट है, ये वाला हिस्सा ऐसा
संधि पर एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। वहां पर कोई एक छोटा सा जंतु था जिस पर मेरी नजर जाकर रुक जाती है। निकट जाकर देखा तो गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः शायद घोंसले से गिर गया होगा और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, मतलब वो अपने घोंसले से गिर गया तो कौवे बड़ी आसानी से उसको अपना भोजन बनाना चाहते हैं। काक द्वय, द्वय मतलब दो, कौवे, काक मतलब कौवा, दो कौवे की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत ही छोटा सा गिलहरी का बच्चा, यदि उनके दो घाव भी कौवे ने 2 बार चोंच भी मार दी तो वो बच्चा तो मुझे लगता है कि वो मर ही जाएगा। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। एकदम हो सकता है उसको चोंच लग गई हो तो वो चुपचाप शांत गमले से चिपक कर पड़ा हुआ था और लेखिका की नजर पड़ गई उस पर। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद ये नहीं बच सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दो। परंतु मन नहीं माना, चूंकि महादेवी वर्मा जो हैं वो की बहुत ही प्रेमी हैं इनकी पक्षियों की, जानवरों की। मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती, मतलब जो छोटे छोटे से जैसे होते हैं ना, चाहे आपका वो चिड़िया का बच्चा हो, चाहे बिल्ली का बच्चा हो, डॉगी के बच्चे, उनको कैसे दूध पिलाते तो ऐसे पतला पतला सा कॉटन को कर लेते हैं, जैसे बत्ती बनाते हैं जलाने के लिए, और उसको दूध में डुबाते फिर उनके मुंह में डालते हैं। और ऐसे कोई छोटा सा जानवर जब बीमार हो जाता है तो ऐसे ही दूध पिलाया जाता है। तो रुई की पतली सी बत्ती दूध से भिगोकर जैसे उसके नन्हे से मुँह में लगाई, उसका पूरा मुँह खुल नहीं पा रहा था और दूध की बूंदें दोनों तरफ लुढ़क रही थी, मतलब मुंह में न जाके इधर उधर फैल रही थी। कई घंटे के उपचार के उपरांत मतलब बाद, उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 पंजों से रगड़कर नीचे कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। मतलब वो थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ कि मेरी हाथ की उंगली पकड़ ली, अपने पंजों में ऐसी रगड़न की और फिर अपनी नीली नीली छोटी छोटी आंखों से नीचे जमीन की ओर देखने लगा। 3-4 महीने में उसके स्निग्ध रोए आए, मतलब उसके चूंकि गिलहरी के बॉडी पर अच्छे रोए होते हैं, बढ़िया गुदगुदी होती है, तो स्निग्ध रोए आए। झब्बेदार पूंछ आ गई जैसी होती है गिलहरी, चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित मतलब आश्चर्यचकित करने लगी। मतलब जिसके बचने की सबने उम्मीद छोड़ दी थी, वहां लेखिका ने उसको इतना संभाला कि 3 महीने में एकदम वो स्वस्थ हो गया। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दे दिया। समझे आप इसका अर्थ? जातिवाचक संज्ञा क्या कहती है? अभी तो ये जीव है, अब कोई सा भी जीव हो सकता है, पर ये व्यक्तिवाचक कब हो जाती है? जब इसे कोई पर्टिकुलर नाम दे दिया जाए। अभी तो ये गिलहरी है, अब गिलहरी कौन सी गिलहरी है फिर ये, ठीक है, नाम दे दिया, उसको व्यक्तिवाचक में बदल दिया, इस प्रकार से उसको गिल्लू कहकर बुलाने लगे। तो गिल्लू कौन है? गिल्लू एक गिलहरी है। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में, जहाँ जिसमें फूल रखती थी लेखिका, उस फूल को हटाया, उसमें रुई बिछाई और उसे तार से खिड़की पर बांध दिया, खिड़की पर लगा दिया, जिसमें चूंकि ये जीव जंतु उछलने वाले होते हैं तो वहां पर अंदर बाहर होती रहे। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा, 2 साल तक वही गिल्लू का घर रहा, वो डलिया। अब वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता, मतलब स्वयं अब झूलने लगा, वो समझ गया हर चीज। और अपनी कांच के मनकों की, मतलब कांच के मोती ऐसी आंखें, बड़े ध्यान से इनकी आंखें देखो, कांच के मोती सी लगती हैं। मन के मतलब होता है मोती। आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता रहता और समझता रहता, परंतु उसकी समझदारी और उसके कार्यकलाप पर सबको बड़ा आश्चर्य होता है। ये जो भी करता तो बड़े लोग उसको देखकर, उसके तरीकों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते। जब मैं लिखने बैठती तब वह अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करता। जैसे बच्चों को लगता है ना, जैसे घर के पालतू जानवरों को भी लगता है। आपके घर में डॉगी और आप कहीं से आओ तो वो पहले आपका अटेंशन चाहता है कि आप उसे पहले लाड कर लो, फिर वो आपसे नहीं बोलेगा। ऐसी गिलहरी जब देखती कि लेखिका लिख रही है, मुझे नहीं देख रही, तो उनका ध्यान कैसे वो आकर्षित करता गिल्लू, देखो। बट इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसे एक अच्छा उपाय खोज निकाला कि अब ये मेरी तरफ कैसे देखें। तो वह मेरे पैर तक आकर, मेरे पैर के पास आता और पर्दा ऐसा लगाए, पैर के पास आके पर्दे पर सर्रे से ऊपर चढ़ता, चूंकि गिलहरी स्पीड में ऊपर, और फिर उसी तेजी से नीचे आता। अब बार बार ऐसे ऐसे होगा तो स्वाभाविक है सामने वाले का ध्यान उस ओर जाएगा।
उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक कि मेरी नज़र उस पर ना पड़ जाती या मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती, तब तक वो ये काम करता रहता। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस तरह रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर, मतलब आगे के 2 पैर, इतना सा मुंह दिखता रहता, बाकी पूरा गात मतलब अंग, सारे अंग लिफाफे में होते हैं। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी वो घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप मतलब मेरे कामों को देखा करता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वो मुझे सूचना देता, आवाज करता चिक चिक कि मुझे भूख लगी है, और काजू और बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर आने वाले पंजों से पकड़कर कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया, बसंत का मौसम। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक 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 करके न जाने क्या क्या बातें करने लगी, क्या क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि अब इसे मुक्त करना आवश्यक है, अब ये बाहर खेल सकता है। मैंने कीलें लगाकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू अंदर बाहर जाने लगा। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी कि ऐसा ना हो कि वो इनको खा जाएं। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मैंने बाहर जाने पर कमरा बंद करने लगी। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही मैं कमरा खोला और मैंने भीतर पैर रखा और गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर से आकर मेरे सिर से पैर तक दौड़ने लगता था कि अभी आ गई। तब से यह नित्य क्रम हो गया कि ये अंदर बंद कर जाती, लौट के आती, वो ऊपर से नीचे तक उनके साथ खेला करता। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर इधर उधर कूदता रहता। ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता, क्योंकि ये उनके आने का, लेखिका के आने का टाइम होता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी वो फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में छिप जाता, कभी सोनजूही की पत्तियों में छुप जाता। मतलब कहीं ना कहीं मुझे छुपकर मेरे साथ पकड़म पकड़ाई, लुका छुपी खेला करता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। वो कह रही मेरे पास बहुत पशु पक्षी हैं, मैं उनको बहुत लाड़ करती हूँ, परंतु किसी को भी मेरे साथ मेरी थाली में खाना खाने की अनुमति नहीं है, ना किसी को हिम्मत हुई। ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता कि कभी किसी पक्षी जानवर ने मेरे साथ ये किया हो। गिल्लू में अपवाद था, गिल्लू अलग था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से आकर निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया कि थाली में नहीं बैठो, थाली के पास बैठो। बड़े सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका सबसे प्रिय खाद्य था। काजू गिल्लू को बहुत पसंद था। कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता कि मुझे तो काजू चाहिए। ये उसका तरीका था कि मुझे बहुत दिन से काजू नहीं मिला, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। उसी बीच मुझे मतलब लेखिका मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रही। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता, फिर किसी दूसरे को देखकर बड़ी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। वो काफ़ी दिन तक लेखिका अस्पताल में रही, पर कोई उस कमरे में सामान लेने के लिए आता तो ये आ जाता, देखता कि लेखिका नहीं है तो वापस अपने झूले में जाके चुपचाप बैठ जाता। तब उसे काजू दे आते। परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने झूले की सफाई की तो देखा कि उसने उतने दिन इतने काजू भरे मिले, जिनमें ज्ञात होता है कि उन दिनों उस वह अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मतलब जब लेखिका नहीं थी तो प्रिय काजू भी वो नहीं खाता था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतना हौले हौले सहलाता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। मतलब वो कह रही कि जब मैं लेटती तो मेरे पास आ जाता और अपने दोनों हाथों को मेरे सिर पे ऐसे ऐसे करता, ऐसा लगता कोई परिचारिका, कोई सेविका मेरी सेवा कर रही है। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना झूले पर बैठता।
उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वदा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता, पास में भी रहता और ठंडक में भी रहता, वो मुझसे दूर नहीं जाता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष की होती है, इससे अधिक नहीं होती। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने कुछ ना खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया। ठंडे पंजों से मेरी उंगली को उसने पकड़ा, हाथ से चिपक गया। उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में, जैसे उसने अपने बचपन में जब वो चोंच के कारण बहुत ही बीमार था, तब जो जैसे ठीक होकर मेरी उंगली पकड़ी थी, आज उसने वैसी ही मेरी उंगली, लेखिका कह रही है, पकड़ ली थी। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता, गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात सुबह की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। झूला उसका उतार कर रख दिया, खिड़की की जाली बंद कर दी, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती रहती। सोन जूही पर बसंत आता ही रहता, मतलब मौसम बदलते गए। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई, इसलिए भी कि वह लता उसे सबसे अधिक प्रिय थी, वो वहीं जाता था। इसलिए उस लघुगात, उस छोटे अंग का किसी बसंती दिन जूही के पीताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। मतलब कोई बसंत ऐसा आएगा कि जब वह कली के रूप में, फूल के रूप में खिल जाएगा। ये लेखिका की मान्यता थी। तो बड़ा ही भावुक, भावना से पूर्ण, बड़ा ही रोचक, बड़ा ही सुंदर ये पाठ है। इससे संबंधित प्रश्न है, सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन सा विचार उमड़ने लगा। और लेखिका को लगा कि यहीं से गिल्लू किसी कली में फूट पड़ा होगा और मुझे देख रहा होगा। सोन जूही की पीली कली का मनमोहक होती है। लेखिका को विचार आया कि वह छोटा जीव लताओं के मध्य छुप जाता था। तब मैं लताओं को, कली को ढूंढती थी, लेकिन आज मैं उसको ढूंढ रही हूँ और उसका नाम गिल्लू था। लेखिका के निकट पहुंचने पर वो कूद कर उन्हें चौंका देता। तब लेखिका कली को खोजती थी, आज वह छोटे गिल्लू को खोज रही हैं, क्योंकि उन्होंने उसी सोन जूही की लता के नीचे, उसी पौधे के नीचे उसकी समाधि बनाई थी, इस उम्मीद से कि एक दिन ये सोन जूही के फूल की तरह खिल जाएगा। पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है? पाठ के अनुसार कौवे के कई रूप होते हैं। एक जगह पितृपक्ष में कौवे को आदर के साथ बुलाकर भोजन कराया जाता है, तो वहां वो आदर प्राप्त करता है। वहीं दूसरी ओर कौवे का सिर पर बैठ जाना या कांव कांव करना अपशगुन माना जाता है। ठीक है। गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? तो गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार, पहले तो उसके घाव को साफ किया गया, उसकी मलहम, पेंसिलिन पर की मलहम लगाई गई। ठीक है। उसके बाद उसकी भूख मिटाने के लिए रुई की बत्ती बनाकर उसे दूध पिलाया गया। कई घंटों के उपचार के बाद उसके मुंह में पानी डाला गया, तब जाकर 3 दिन में वह स्वस्थ हुआ। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैरों के पास आकर सर से पर्दे पर चला जाता और सर से नीचे उतरता। ये क्रम तब तक चलता रहता जब तक कि लेखिका उसको पकड़ने के लिए उठ नहीं जाती। गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया? जब लेखिका ने गिल्लू का घर जो पौधे की डलिया को बना दिया था, जब उन्होंने देखा कि अब बाहर की गिलहरियां भी चिक चिक करके आवाज़ देती हैं और ये देखता रहता है, तब उन्हें यह महसूस हुआ कि अब ये बड़ा हो गया है और इसको भी स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। अपने साथियों से मिलने के लिए इसे मुक्त कर देना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक रास्ता बना दिया जाली से, जिससे गिल्लू अंदर बाहर आ जा सके। गिल्लू किन अर्थों में परिचर्या की भूमिका निभा रहा था? जब लेखिका का एक्सीडेंट हो गया और लेखिका कई दिनों तक घर में नहीं आई, उसके बाद जब वो आती हैं और लेटी रहती हैं, तो गिल्लू उनके पास जाकर अपने दोनों पैरों से उनके सिर को सहलाता है। तो लेखिका को ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई परिचारिका उनकी सेवा कर रही हो। गिल्लू को किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा कि अब उसका अंत समय समीप आ गया? गिल्लू के हाथ पर ठंडे होने लगे, उसकी भूख चली गई।
न निश्चेष्ट वह बिस्तर पर लेखिका के पास लेट जाने लगा। ठंडी हो गई अंगुलियां, ठंडा पड़ने लगा और वह सुबह होते ही मौत की नींद में सो गया। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया का आशय क्या है? गिल्लू जब आश्वस्त हो गया तो सुबह की पहली किरण के साथ अब वह अपना जीवन कहीं और जिएगा, किसी और योनि, किसी और गति में जाएगा, जिसमें नए जन्म के लिए उसे इस जन्म में सोना पड़ेगा। अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त हो गया और कि अपने यहाँ के इस जीवन के प्राण छोड़कर किसी और ही जीवन के लिए वह तैयार हो गया। सोन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है कि कभी इस सोन जूही की कली के साथ, इस फूल के साथ मेरा गिल्लू भी यही कोई फूल बनकर खिल रहा होगा। और यहाँ पर गिल्लू पाठ जो है संचयन का पहला पाठ का 1 शॉट समाप्त होता है। तो आपको पाठ कैसा लगा, समझ में आया? बहुत अच्छी कहानी है, भावुक कहानी है और ये भी सीख देती है कि हमें पशु पक्षियों को ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। वो भी जीव हैं, उनका भी जीवन होता है। चूँकि वो मूक होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन यदि किसी भी जानवर को, किसी भी जीव को आप कहीं देखते हैं कि वो इस अवस्था में है, घायल अवस्था में है, तो उसका उपचार करिए, करवाइए और उसको स्वस्थ कीजिए, क्योंकि ये जीवन सभी के लिए बहुत ही कीमती और प्यारा है। इस संसार में आया हुआ कोई भी व्यक्ति, जीव जंतु निरर्थक नहीं होता है। तो उसका जीवन भी सार्थक बनाइए और अपने कार्यों में सफलता अर्जित कीजिए। तो यहीं समाप्त करते हैं इस पाठ को। अगले पाठ के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और 1 शॉट के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय।